5 जनवरी 2024 अलास्का एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट बोइंग 737 का 16,000 फीट की ऊंचाई पर इमरजेंसी एग्जिट डोर हवा में ही निकल जाता है और इस दौरान एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अलास्का एयरलाइन की फ्लाइट में इस वक्त 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। प्लेन को तो वापस पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया और आसमान से गिरने वाले दरवाजा ने भी जमीन पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब इस इंसिडेंट की जांच रिपोर्ट सामने आई तब यह पाया गया कि 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट डोर पैनल के 4 बोल्ट गायब थे। और आज बोइंग के ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 5 साल पहले 2018 और 19 में बोइंग 737 मैक्स में एक छोटे से सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से 2 प्लेन क्रैश कर जाते हैं। जैसे ही इन क्रैशेस की न्यूज़ सामने आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इन दोनों प्लेन क्रैशेस में 346 लोगों की जान गई थी। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बोइंग के 737 मैक्स मॉडल के थे। पहले इन इंसिडेंट का इल्जाम पायलट पर डाला गया, लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में यह पाया गया कि इन क्रैशेस में पायलट की कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो सिर्फ बोइंग कंपनी की, क्योंकि इन दोनों प्लेन्स में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकला। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसी तरह पिछले 10 सालों में बोइंग के लगभग 980 मामले सामने आए हैं। क्या ये बोइंग की लापरवाही का नतीजा है? बोइंग जो पहले एक इंजीनियरिंग फर्म थी, उसने खुद को एक बिजनेस मॉडल में कैसे बदला? 80 सालों तक बोइंग एयरलाइन इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद कंपनी थी, लेकिन आज इस कंपनी से क्या गलती हुई कि आज बोइंग का दिवाला निकल चुका है? आइए जानते हैं। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी तो अमेरिका के कारोबारी विलियम बोइंग को एक प्लेन बनाने वाली कंपनी का ख्याल आया। 1916 में उन्होंने एरो प्रोडक्ट नाम से कंपनी बनाई, जिसका 1 साल बाद नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन रखा गया। यह वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी और यूएस आर्मी को वॉर में प्लेन्स की जरूरत थी। इसी दौरान कंपनी को 50 प्लेन तैयार करने के ऑर्डर मिले। यही समय कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वर्ल्ड वॉर के बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ, विलियम ने सारा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बोइंग ने कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने शुरू किया और 1933 में बोइंग ने अपना पहला कॉमर्शियल प्लेन चलाया। 1958 तक आते आते बोइंग ने दुनिया का सबसे शानदार प्लेन लॉन्च किया, जिसका नाम था बोइंग 707। लेकिन बोइंग इससे भी अच्छा और शानदार प्लेन बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 1965 में $1 बिलियन सिर्फ उसकी रिसर्च पर खर्च किए और इसी रिसर्च से निकली एक ऐसी एयरक्राफ्ट जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1969 में बोइंग ने अपना पहला बोइंग 747 लॉन्च किया। क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाने वाला बोइंग 747 के इस मॉडल ने एयर इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। उस वक्त ये कहा जाता था कि इट इज नॉट बोइंग, आई एम नॉट गोइंग, यानी कि इस प्लेन पर लोगों को इतना भरोसा था कि इस जहाज के अलावा लोग किसी और कंपनी के प्लेन में ट्रेवल ही नहीं करना चाहते थे। ये एयरक्राफ्ट इतनी बढ़िया थी कि 1970 से लेकर 2007 तक, यानी कि 37 सालों तक बोइंग 747 दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बोइंग का यह ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका है कि कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है? इसकी शुरुआत होती है 1997 में। उस वक्त सिर्फ 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनीज थी, बोइंग, मैकडॉनल्ड डगलस और एयरबस। एयरलाइन इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाने के लिए बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस को $14 बिलियन में खरीद लिया और खरीदने के बाद मैकडॉनल्ड डगलस के जो एम्प्लॉयज थे वो सारे एम्प्लॉयज बोइंग के प्रोडक्ट और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में लीड पोजीशन लेने लगे। उसके बाद बोइंग में इतने चेंजेस आए कि बोइंग के कुछ डिपार्टमेंट को अलग अलग भागों में तोड़ा गया और अलग अलग जगहों पर ये काम होने लगे, जैसे इटली, मलेशिया और जापान। अब इससे हुआ ये कि पहले एक ही फैक्ट्री में पूरा प्लेन बनाया जाता था, लेकिन अब एक ही प्लेन के हिस्से इटली, जापान और मलेशिया में बन रहे थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लेन को बनाने की वजह थी कॉस्ट का कम होना और ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन इसी वजह से अलग अलग टीम का एक साथ कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल था, जिससे कई प्रॉब्लम्स आने लगी, जिससे बोइंग का खर्चा इतना बढ़ गया कि जो पहले 18 से $20 बिलियन था वो 32 बिलियन के पास पहुंच गया था। यानी कि जो काम पहले 1.5 लाख करोड़ में हो रहा था वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके बाद 2010 में बोइंग की सेल्स अचानक से नीचे आ गई जब एयरबस ने अपना A320 नियो लॉन्च किया। ये मॉडल फ्यूल एफिशिएंट था, यानी कि ये कम फ्यूल में
ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता था। इसकी वजह से यह हुआ कि अमेरिकन एयरलाइंस जो 15 साल तक सिर्फ बोइंग के प्लेन्स खरीद रही थी, लेकिन 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने एयरबस से प्लेन लेना शुरू कर दिया। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के प्रॉफिट को कम कर दिया। बोइंग ने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने ही पुराने प्लेन के 737 मॉडल को रीडिज़ाइन करके 737 मैक्स को लॉन्च किया। बोइंग के इस कदम ने एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन ये वही जहाज का मॉडल था जो 2018 और 19 में क्रैश हुए थे। बोइंग ने 737 मैक्स इतनी जल्दबाजी में लॉन्च किया कि आप अगर इसकी डिज़ाइन को देखते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाए गए थे जो 737 से थोड़े से बड़े थे। होना ये चाहिए था कि इस पूरे जहाज की डिज़ाइनिंग वापस होती, लेकिन बोइंग ने रिसर्च की कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसा नहीं किया। इंजन के बड़ा होने और प्लेन की विंग्स और पोजीशन चेंज होने की वजह से प्लेन की एरोडायनेमिक्स चेंज हो गई। इससे हुआ ये कि जब भी प्लेन टेक ऑफ करता तब उसकी नोज थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, और इसी को ठीक करने के लिए बोइंग ने प्लेन्स में एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, MCAS सिस्टम। आसान भाषा में इसे समझे तो सेंसर की मदद से जब प्लेन की नोज ऊपर जाती थी तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली प्लेन की नोज को नीचे लेकर आती थी। यह एक नया सिस्टम था जो इससे पहले के प्लेन्स में नहीं होता था। अब यहाँ होता ये है कि जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट बनता है तो उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वक्त और पैसा लगता है, लेकिन बोइंग जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करना चाहता था। इसके लिए बोइंग ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जो हमारा बोइंग 737 मैक्स है वो बस 737 का मॉडिफाइड वर्जन है, और 737 मैक्स बोइंग 737 जैसा ही है, बस इसमें छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। और MCAS के बारे में ना तो एयरलाइन को कुछ बताया गया था और ना पायलट्स को इसके बारे में कुछ पता था, और ना ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कोई जानकारी थी। बोइंग का यह मानना था कि MCAS सिस्टम प्लेन की नोज की प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। जो प्लेन्स 2018 और 19 में क्रैश हुए थे उसमें यह पाया गया कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके बाद MCAS की वजह से अचानक प्लेन की नोज नीचे जाने लगी, और जब पायलट ने यह देखा कि प्लेन की नोज नीचे जा रही है तब उन्होंने नोज को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी प्लेन की नोज नीचे जाती रही। इससे हुआ ये कि प्लेन ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगा। इसी वजह से टेक ऑफ होते ही ये दोनों प्लेन क्रैश हो गए, और पायलट्स को MCAS सिस्टम के बारे में पता ही नहीं, तो उसे बंद करना उनके लिए नामुमकिन था। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि फैक्ट्री टेक्नीशियन ने पुराने प्लेन्स के पार्ट्स नए प्लेन्स में लगाए थे। इसके बाद जितने भी बोइंग 737 मैक्स उड़ान भर रहे थे उन सभी को ग्राउंड कर दिया गया, और बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को धोखे में रखने पर $2.5 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। 2020 में सभी ग्राउंड हुए प्लेन्स का इंस्पेक्शन कराया गया, पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई और कुछ बदलावों के बाद प्लेन्स को सर्विस में लाया गया। लेकिन बोइंग की रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी थी। बोइंग में काम करने वाले एक एम्प्लॉय जॉन बॉर्नेट ने भी बोइंग में होने वाली गड़बड़ी के बारे में मीडिया में बताया था। 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉन बॉर्नेट 2010 से लेकर 2017 तक कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन के प्लेन बोइंग 737 मैक्स का दरवाज़ा हवा में ही निकल जाता है तो उसके बाद बॉर्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक केस कर दिया। लेकिन इसी साल 9 मार्च 2024 को एक पार्किंग में अपनी कार में उनकी बॉडी पाई गई। इसके बारे में आज भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बोइंग ने अपने पूरे प्रोडक्ट को बेकार बनाया, तो आज पूरी कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।